हाय बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। हमने थर्मल एक्सपेंशन को स्टडी किया था कि जब भी हम किसी मेटल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, जब हम हीट करेंगे मेटल को तो क्या होगा बेटा, जब ये मेटल है कंसिडर करो कि इसकी लेंथ स्मॉल एल है, और जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये अपनी लेंथ को चेंज करेगा, इंक्रीज करेगा, एक्सपांड करेगा। ठीक है, यहां तक ये स्मॉल एल थी और ये चेंज इन लेंथ डेल्टा एल होगी। मीन्स जब हम हीट करेंगे तो क्या करेगा, अपनी लेंथ को इंक्रीज करेगा, चेंज करेगा, और ये चेंज इन लेंथ जो है हमने स्टडी किया था, ये होगी एल अल्फा डेल्टा टी। एल अल्फा डेल्टा टी, वहां पे अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, और ये एल जो है उसकी ओरिजिनल लेंथ है। ऐसे ही अगर हम फाइनल लेंथ फाइंड करते हैं, टोटल फाइनल लेंथ क्या होगी, एल प्लस डेल्टा एल, और ये हो जाएगा एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। एल कॉमन निकलेगा बेटा और हमको फॉर्मूला मिलेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये फाइनल लेंथ होगी हमारे पास एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो वो एक्सपांड करेगा, अपनी लेंथ को इंक्रीज करेगा। अगर 2D ऑब्जेक्ट है तो वो अपने एरिया को इंक्रीज करेगा, और 3D ऑब्जेक्ट है तो अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। हमने वहां पे देखा था, हमने देखा कि एरिया इंक्रीज होगा तो एरिया क्या होगा, चेंज इन एरिया, ए बीटा डेल्टा टी होगा। वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, वी गामा डेल्टा टी होगा। फिर हमने आइसोट्रोपिक मटेरियल के देखा था कि बीटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपांशन। गामा जो है वो 3 टाइम्स होता है लीनियर एक्सपांशन के, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। ये सारी चीजें हमने देखी है। आज इसके हमको एप्लीकेशन देखना है, आज हमको इसके एप्लीकेशन देखना है। इसके एप्लीकेशन को मैंने लिस्ट किया है ताकि हमें समझने में आसानी हो। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन मिनिमम आपको आपके नीट के एग्जाम में मिलेगा। एक क्वेश्चन मतलब आपके पूरे 4 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला है एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्केल। स्केल की मेजरमेंट के लिए हम देखेंगे स्केल के अंदर क्या एरर्स आते हैं, क्योंकि जब हम स्टील की स्केल यूज करेंगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो उसको देखेंगे हम। इफेक्ट ऑफ बायोमेट्रिक मेटालिक स्ट्रिप, इसको देखेंगे। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या इफेक्ट होता है, और थर्मल स्ट्रेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और साथ ही साथ कुछ मिसेलिनियस प्रॉब्लम को भी हम इसके डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशंस को भी। तो बनी रहिए मेरे साथ। थोड़ा लेक्चर जो है लेंदी हो जाएगा, लेकिन पूरे के पूरे सारे के सारे कंसेप्ट मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारे एप्लीकेशन से, एरर इन मेजरमेंट। बेटा, फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्केल। चलो इसे देखते हैं। तो कंसिडर करो कि मेरे पास एक रॉड है जिसे हमें मेजर करना है। ठीक है, ये एक रॉड है और इसे हमें मेजर करना है। हम इस रॉड को इस स्केल से मेजर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक स्केल है मेरे पास और ये स्केल पर नंबर्स हो गए 20, 40, 60, 80, 100, 120 स्केल के ऊपर नंबर है। और जब हम स्केल को, इस रॉड को मेजर करते हैं, तो ये जो है हमें मिलती है, जो रॉड की लेंथ है वो मिल रही है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 मिल रही है, कोई भी यूनिट ले लो मीटर सेंटीमीटर के अंदर। जब हम मेजर कर रहे हैं 100 सेंटीमीटर मिल रही है। ठीक है, और जब हम स्केल पे मेजर कर रहे हैं तब भी कितनी मिल रही है, 100 सेंटीमीटर। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इस स्केल को देखो, रॉड को नहीं, स्केल को हीट कर रहे, स्केल का टेम्परेचर चेंज कर रहे, इंक्रीज कर रहे। ठीक है, तो क्या होगा, ये स्केल अपनी लेंथ को इंक्रीज करेगी। रॉड तो उतनी होगी, ये रॉड पहले जितनी थी उतनी ही लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है, लेंथ ऑफ रॉड उतनी ही है, LR ट्रू रीडिंग जिसे हम कहेंगे 100 सेंटीमीटर ही रहेगी। ये चेंज होगी क्या, ये चेंज होने वाली नहीं, इसे हम कहेंगे ट्रू रीडिंग। ठीक है, लेंथ ऑफ रॉड ट्रू रीडिंग। यहां पर हमने देखे ट्रू रीडिंग कितनी है, 100, और यहां पर स्केल की रीडिंग भी कितनी है, 100। ठीक है,
ट्रू रीडिंग स्केल रीडिंग दोनों 100 है। अब क्या होगा बेटा, जब हमने इस स्टील की स्केल को हीट किया तो स्टील की स्केल क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगी, अपनी लेंथ को इंक्रीज करेंगी। अब लेंथ को इंक्रीज करेंगी मतलब क्या, कि ये और ज्यादा लंबी हो जाएगी। पहले 120 सेंटीमीटर की थी, तो अब ये नंबर्स तो वही रहेंगे, लेकिन वो लेंथ को इंक्रीज करेगी। लेंथ को इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा बेटा, ये नंबर जो है ये दूर दूर चला जाएंगे। जैसा कि ये 20 यहां पे आ गया, 40 यहां पे आ गया, 60 यहां पे आ गया, और यहां पे आ गया 80, फिर ये 100 यहां पे आ जाएगा, और फिर ये 120 यहां पर आ गया। आप देख रहे हो कि जब हमने स्केल को हीट किए तो ये कितना मेजर कर रही है, 80 मेजर कर रही है। मतलब यहां पर स्केल की रीडिंग कितनी हो गई, 80 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने स्केल को हीट किए तो स्केल ने एक्सपांड किया, स्केल इंक्रीज होगी। आपने अकबर बीरबल की कहानी सुने होगी कि अकबर और बीरबल जो है एक समुद्र के किनारे से जा रहे थे, बीच पे से जा रहे थे। तो अकबर ने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया बीच के ऊपर, ऐसे एक लाइन ड्रॉ की, और बीरबल से कहा कि बीरबल तुमने इस लाइन को मेटना नहीं है, तुमने इस लाइन को छेड़ना नहीं है, लेकिन इस लाइन को छोटा करना है। समझ आ रही बात, ये लाइन ड्रॉ किया अकबर ने, और क्या कहा कि बीरबल आपने इस लाइन को छेड़ना नहीं है, ना मेटना है ना कुछ करना है, लेकिन आपको इस लाइन को छोटा करना है। तो बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने एक दूसरी लाइन इससे बड़ी यहां पे ड्रॉ कर दी, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गई, छोटी हो गई। समझ आ रही बेटा बात। ऐसे ही जब इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी ट्रू रीडिंग है वो नहीं मिलेगी, वो उसकी जगह वो छोटा हो जाएगा, रॉड छोटी हो जाएगी, स्केल बड़ी हो जाएगी। इनिशियली दोनों सेम थे, लेकिन हमारी जो स्केल है उसकी रीडिंग, जो स्केल है उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, तो जाहिर सी बात है जो मेजर करेगा वो कम करेगा, जो हमारी जो रीडिंग्स है वो एक्सपांड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जब हीट इंक्रीज करते हैं, हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हीट देते हैं, तो याद रखना हमारी जो स्केल मेजर शॉर्टर डिस्टेंस, शॉर्टर लेंथ कहेंगे हम, लेंथ ऑफ रॉड एक्चुअल से छोटा गिनेगा। एक्चुअल नजर आ रही है आपको 100 सेंटीमीटर है, लेकिन कितना करेगा, 80 करेगा, क्योंकि ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो याद रखना जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रॉड क्या मेजर करेगी, सॉरी स्केल क्या मेजर करेगी, शॉर्टर लेंथ को मेजर करेगी, वो कम बताएगी हमेशा, ट्रू से हमेशा कम बताएगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो याद रखना ट्रू रीडिंग इज ग्रेटर देन स्केल रीडिंग। स्केल क्या करेगी, ट्रू रीडिंग से कम मेजर करेगी। ठीक है, शॉर्टर मेजर करेगी। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो ये इसकी लेंथ कम होगी, और ये 100 की जगह 120 मेजर करेगी। ठीक है, 100 की जगह 120 मेजर करेगी, यानी स्केल रीडिंग यहाँ पे ट्रू रीडिंग जो है स्केल रीडिंग से कम होगी। अब इसका फॉर्मूला हम निकालते हैं। इसका फॉर्मूला अगर हम निकालते हैं तो हमको यहां समझ में आ रहा है कि जो चेंज इन लेंथ है वो कितनी की है, ये हमको मिल रहा है कि ट्रू रीडिंग माइनस स्केल रीडिंग, ट्रू रीडिंग माइनस स्केल रीडिंग, जो हमें 100 माइनस 80 मिलेगी 20 सेंटीमीटर की। लेकिन हमको पता है कि जो चेंज इन लेंथ हो गई वो होगी अल्फा, एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी होगी। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो चेंज इन लेंथ होगी वो होती है एल अल्फा डेल्टा टी, यानी स्केल रीडिंग इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू ट्रू रीडिंग माइनस स्केल रीडिंग। यानी ट्रू रीडिंग हमको यहाँ पे मिलेगी स्केल रीडिंग प्लस स्केल रीडिंग अल्फा डेल्टा टी, स्केल रीडिंग कॉमन आ जाएगी, यहाँ पर हमें मिलेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यानी ट्रू रीडिंग अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या यूज करेंगे, ये इक्वेशन को यूज करेंगे। ट्रू रीडिंग इज इक्वल टू स्केल रीडिंग इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसे याद रखना बेटा, क्लियर है।
कोई डाउट? चलो बच्चों, स्केल रीडिंग पर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्या स्टील टेप 1 मीटर लॉन्ग इज करेक्टली कैलिब्रेटेड फॉर अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ पे हमको इनिशियल टेम्परेचर दिया Ti, इनिशियल टेम्परेचर हमको, और ये दिया हमें 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहला प्रॉब्लम इसलिए मैं सारी चीजें आपको क्लियर कराना चाहता हूं। द लेंथ ऑफ स्टील रॉड मेजर बाय दिस टेप इज फाउंड टू बी 63 सेंटीमीटर। तो स्केल ने जो मेजर किया वो कितना मेजर किया? स्केल रीडिंग हो गई 63 सेंटीमीटर। ऑन अ हॉट डे व्हेन टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कौन से टेम्परेचर मेजर किया? तो ये इसने टेम्परेचर जो हमारा मेजर टेम्परेचर था वो था 45 डिग्री सेल्सियस। बनाए कौन से टेम्परेचर के लिए था? 27 डिग्री सेल्सियस के लिए। लेकिन मेजर किस टेम्परेचर पे किया गया? 45 डिग्री। यानी हमने टेम्परेचर को क्या किए? इंक्रीज किए। और टेम्परेचर इंक्रीज कितना होगा? 45 माइनस 27, 45 माइनस 27 यानी कि होगा 18 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ठीक है। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्टील रॉड ऑन दैट डे? उस दिन एक्चुअल लेंथ क्या थी रॉड की? ठीक है, रॉड की एक्चुअल लेंथ क्या थी? क्योंकि उसने 63 सेंटीमीटर स्केल रीडिंग है, हमें ट्रू रीडिंग फाइंड करना है। तो देखो बेटा, हमने अभी देखे फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला ट्रू रीडिंग का? ट्रू रीडिंग इज इक्वल टू, हाँ बेटा, स्केल रीडिंग 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अच्छा देखो, यहाँ पे अल्फा जो स्टील है वो गिवन है, वहां पे आया नहीं स्क्रीनशॉट के अंदर। यह है 1.2, और मैं बताया भी था आपको कांस्टेंट होता है इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, केल्विन इनवर्स है, सेल्सियस इनवर्स होता है। ट्रू रीडिंग का फॉर्मूला हमको पता है। स्केल रीडिंग इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे 63, 1 प्लस 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और डेल्टा टी 18। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम पावर को हटाते हैं। कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड है, आप जैसे चाहे कर सकते हैं। 10 टू द पावर माइनस 6 हो गया और ये हो गया 18। 12 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें मिलेगा 216 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 216 आएगा और ये होगा 63। 1 प्लस 0.000216। ये यहाँ का पॉइंट था, 3 से पीछे जाएगा और हमको जो आंसर मिलेगा 63 इंटू 1.000216, वैल्यू 63.0036 समथिंग आएगी। देख लेना बेटा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस जस्ट याद रखना कि आपकी जो ट्रू रीडिंग होगी वो स्केल रीडिंग इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी होगी। क्लियर? अब कई बुक्स के अंदर आप देखोगे, कंफ्यूज होना नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं ना। आप बुक्स के अंदर देखोगे कि वहां पे वो क्या करता है, 1 सेंटीमीटर के लिए पहले इंक्रीजिंग लेंथ फाइंड करता है, क्योंकि टोटल स्केल तो की लेंथ तो दी भी नहीं होती है। तो 1 सेंटीमीटर के लिए फाइंड करेगा, फिर उसको 63 से मल्टीप्लाई करेगा। इतने चक्कर में जाना नहीं, सीधा सीधा क्या करना आपने, ये फॉर्मूला को इस्तेमाल करना। ट्रू रीडिंग इज इक्वल टू स्केल रीडिंग इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर बॉडी कॉम्प्रेस होती है यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तब यहाँ पर प्लस की जगह क्या होगा, माइनस होगा। या फिर डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, 27 माइनस 45 माइनस 18 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस 18 डिग्री सेल्सियस को पुट कर देना। तो वहां पर जो हमारी स्केल रीडिंग है वो छोटी होने की बजाय बड़ी होगी, ट्रू रीडिंग कम आएगी। क्लियर है? चलो बच्चों, हमारा सेकंड एप्लीकेशन है बायोमेटालिक स्ट्रिप। अच्छा, बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होती है? तो देखो, ये 2 रॉड्स होते हैं, 2 स्ट्रिप्स होते हैं डिफरेंट मटेरियल के। ये एक स्ट्रिप आ गई मेरे पास और ये दूसरी स्ट्रिप आ गई। अब हम कंसीडर करते हैं कि ये जो पहली स्ट्रिप है इसका जो लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है वो है अल्फा, और ये जो दूसरी वाली स्ट्रिप है ये इसका जो है ये है अल्फा 2। दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, एल लेंथ है दोनों की, सपोज करो। ठीक है,
दोनों की लेंथ L है। अब देखो बेटा, ये दोनों इस तरह से फिक्स है, इस तरह से फिक्स है कि ये एक दूसरे को बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं। ठीक है, साथ निभाना साथिया वाला मामला है इनका। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं है। ये दोनों यहाँ पे एकदम ऐसे, एकदम इनका जो रिवेट है एकदम पक्का है, ये जॉइंट जो एकदम पक्का है। ठीक है, और यहाँ पर एक खास बात दी गई है कि हमारा α2 ये ग्रेटर देन है α1 की। सपोज करो कि ये कॉपर है, ये स्टील है, तो क्या होगा, α2 जिसका ज्यादा है तो उसकी लेंथ, फाइनल लेंथ ज्यादा होगी, इंक्रीज इन लेंथ ज्यादा होगी, और इसकी Δ1 कम होगा। L2 ज्यादा इंक्रीज होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज ज्यादा होगी, इसकी लेंथ इंक्रीज कम होगी। लेकिन दोनों एक दूसरे को छोड़ने वाले है नहीं। फिर क्या होगा, α2 वाली जो रॉड है, α2 वाली जो रॉड है वो अपनी लेंथ को ज्यादा इंक्रीज करेगी, α1 अपनी लेंथ को कम इंक्रीज करेगा। लेकिन ये जॉइंट एक दूसरे में छोड़ने वाले है नहीं। तो फिर क्या होगा बेटा, तो फिर ये हो जाएगी बेंड, ये हो जाएगी बेंड। कैसे बेंड होगी, तो ये देखो, ये ऐसे बेंड होगी। ये α2 वाली बेंड हो गई। अब आप देख रहे होगे कि ये L2, इसकी जो फाइनल लेंथ है ये L2, और ये इसकी लेंथ L1। और आप देखोगे कि यहां पर L2 ज्यादा है L1 से, मतलब काम भी हो गया, और दोनों ने अपने आप जो कांटेक्ट है उसको छोड़ा भी नहीं। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि जब हम बायोमेटेलिक स्ट्रिप को, जिसमें दो अलग अलग मटेरियल को यूज करते हैं जिनके कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अलग अलग होते हैं, तब क्या होगा, वो रॉड बेंड हो जाएगी, बायोमेटेलिक स्ट्रिप बेंड हो जाएगी। ठीक है, और कर्व शेप बनाएगी। क्या बनाएगी, कर्व शेप बनाएगी। और जिसका, याद रखना है, जिसका थर्मल कोएफिशिएंट ज्यादा है, लीनियर एक्सपांशन ज्यादा है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ज्यादा है, वो आउटर साइड होगा। कहां पे होगा, आउटर साइड। α2 ज्यादा है तो वो कहां पे, आउटर साइड, जिसे कहते हैं हम कॉन्वेक्स साइड। कहां पे होगा, कॉन्वेक्स साइड। α2 जिसका अल्फा ज्यादा है वो कौन साइड होगा, कॉन्वेक्स साइड होगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा इस पे। और जिसका कम है वो कहां पे होगा, अंदर की साइड होगा, इन साइड होगा, और जिसे उससे क्या कहेंगे हम, कॉनकेव साइड कहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग पे क्वेश्चन अगर पूछता है तो कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्व। ये जो कर्व बना इसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, चलो इसे फाइंड करते हैं। थोड़ा सा देखो यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम ड्रॉ करते हैं, इंक्रीज करते हैं। देखो ये हो गया थीटा। अब देखो ये रेडियस होगा, अंदर साइड से रेडियस, यहां से यहां तक ये आ गया रेडियस आर, और इनकी थिकनेस हमको पता होगी। ये थिकनेस को ले लिया हमने डी, इस थिकनेस को ले लिया हमने डी। अब देखो यहां पर L2 जो होगा हमारा, L1 जो होगा, L1 होगा ओरिजिनल लेंथ प्लस डेल्टा L1, ओरिजिनल लेंथ प्लस डेल्टा L1। और हमें पता है कि जो डेल्टा L1 होगा, डेल्टा L1 होगा, क्या होगा बेटा, L अल्फा डेल्टा टी, L अल्फा 1 डेल्टा टी होगा। कोई बात, कोई डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। यानी L1 जो हमें फाइनल लेंथ मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी L प्लस L अल्फा 1 डेल्टा टी मिलेगी। और L तो कॉमन आ गया तो L बाहर निकला, अंदर बचा 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। L2 क्या होगा बेटा फिर, तो ये L तो ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस अल्फा 1 की जगह अल्फा 2 डेल्टा टी होगा। तो यहां से L1 L2 आ गया। अच्छा देखो, हमने सर्कुलर मोशन के अंदर स्टडी किया था कि जो आर्क है S इज इक्वल टू आर थीटा है। अरे पढ़े थे क्या नहीं, सर्कुलर मोशन के अंदर S इज इक्वल टू आर थीटा। आर्क क्या होता है, रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां पर देखो, जब हम ये L1 एक आर्क है, L2 दूसरा आर्क है, तो L1 के लिए SL1 जब है तो जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है, और ये क्या है, थीटा है, आर थीटा हो गया। ऐसे ही हमें L2 मिलेगा, L2 क्या मिलेगा,
रेडियस बढ़ जाएगा, आर प्लस डी होगा, आर प्लस डी थीटा, आर प्लस डी थीटा। कोई डाउट? समझ आ रही बात? तो देखो यहां से L1 और L2 के वैल्यूज मिले हैं। थर्मल एक्सपांशन के थ्रू L1 को देखे हमने तो मिला L1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। L2 क्या मिला? L1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। आर्क के थ्रू देखे तो क्या मिला? L1 आर थीटा, L2 मिला आर प्लस डी थीटा। क्लियर? चलो अभी इसे हम सॉल्व करते हैं, दोनों को हम डिवाइड करते हैं L2 बाय L1। ठीक है, इसको मेट देता हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम L2 बाय L1 करेंगे। ठीक है, L2 बाय L1 हमें पता है L2 बाय L1 क्या है, तो ये था L1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय L1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। अच्छा, L2 की वैल्यू और हमारे पास है R प्लस डी थीटा डिवाइडेड बाय R थीटा। अच्छा, तो वो कैंसिल हो रहा है कुछ? हाँ हो रहा है ना, ये L कैंसिल हो गया, ये थीटा थीटा कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा 1, सॉरी यहाँ पे अल्फा 1 है, अल्फा 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू, देखो ये आर से डिवाइड करते तो वो आर आर गेट कैंसिल, 1 हो गया, डिवाइड डी बाय आर। तो हमें यहां से डी बाय आर मिलेगा 1, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। तो ठीक है बेटा, तो देखो यहां पर क्या होगा, सॉरी ये इधर नहीं, ये ऐसा होगा, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी अपनी जगह पे रहेगा, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और ये प्लस 1 इधर आकर माइनस 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस 1 माइनस अल्फा 1 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय, हाँ बेटा ये नीचे क्या बचा, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी बच गया, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, डेल्टा टी कॉमन निकलेगा, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। ये किसकी वैल्यू है? डी बाय आर की वैल्यू। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्व का रेडियस निकालना है, ये वाला रेडियस। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा फिर? तो पहले तो वो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स होने पर क्या होगा, r डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू, r डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू अल्फा टी, सॉरी नीचे वाला ऊपर आएगा, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इन ब्रैकेट अल्फा माइनस अल्फा 1, यानी r की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी इंटू डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ब्रैकेट अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। यह होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, आप याद रख सकते, याद करो, नहीं याद रखते तो आप इजी उसे फाइंड कर सकते। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 के। सिंपल इतना याद रखना आपने। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 की, यानी ये डिफरेंस। बायोमेटेलिक स्ट्रिप के ऊपर एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, व्हेन अ बायोमेटेलिक स्ट्रिप इज हीटेड इट, ऑप्शन नंबर 1 है डज नॉट बेंड एट ऑल, वो बेंड नहीं होगी। अच्छा देखो हमने देखे अभी क्या होती है, बेंड नहीं होती, होती है बेंड। ऑप्शन बी गेट ट्विस्टेड इन द फिक्स, ट्विस्ट तो नहीं होती, ये तो हमको भी पता है, तो फर्स्ट भी कैंसिल हो गया, सेकंड भी कैंसिल हो गया। सी देखो, बेंड इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क विद द मोर एक्सपांडेबल मेटल आउटसाइड, एंड ऑप्शन डी इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ आर्क विथ मोर एक्सपांडेबल मेटल इनसाइड। तो ये बी और सी एंड डी में से हमारा आंसर है। और हमने देखा कि जो ज्यादा एक्सपांडेबल है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ज्यादा होता है, वो कहां होता है बेटा? वो आउटसाइड होता है। वो कहां होता है? आउटसाइड होता है, जिसका अल्फा 2
और यहाँ पे अल्फा 1। अगर अल्फा 2 ज्यादा है अल्फा 1 से, मतलब अल्फा 2 इज मोर एक्सपांडेबल, अल्फा 1 इज लेस एक्सपांडेबल। तो लेस एक्सपांडेबल, जो कम एक्सपांड होगा वो कहां पे होगा, इनसाइड होगा, इनसाइड होगा। और जो ज्यादा एक्सपांडेबल है वो कहां होगा, आउटसाइड होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी इस पे ट्विस्ट करके पूछ सकता है कि आपके पास कॉपर है और आपके पास स्टील है, और कौन सा किस साइड में होगा, कौन सा किस साइड में होगा। तो कॉपर कहां पे होगा, कॉपर आउटसाइड। आउटसाइड मीन्स कहां पे, कॉन्वेक्स साइड है। आउटसाइड मीन्स कहां पे, कॉन्वेक्स साइड है। और इनसाइड को क्या कहेंगे हम, कॉनकेव। तो स्टील कहां पे होगा, कॉनकेव साइड होगा। क्लियर है बेटा। तो जो ज्यादा है वो आउटसाइड का हो या कॉन्वेक्स साइड का हो, और जिसका अल्फा कम है वो कहां पे होगा, इनसाइड होगा या फिर कॉनकेव साइड होगा। कोई डाउट। अच्छा, थर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास बेटा, इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जब सिंपल पेंडुलम है, ये एक सिंपल पेंडुलम है, कंसिडर करो, इसकी लेंथ L है, ठीक है, इसकी लेंथ L है, और यहां पर इसका टाइम पीरियड कैपिटल T है, टाइम पीरियड कैपिटल T है। अब देखो यहां पर सिंपल पेंडुलम के अंदर में टेम्परेचर और टाइम दोनों सेम हो जाएगी, तो हम जो चेंज इन टेम्परेचर है उसे थीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। क्योंकि टाइम पीरियड और टेम्परेचर में आप कंफ्यूज हो गए, उस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर थीटा को एज अ टेम्परेचर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड T है, और हमें पता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाय G। कोई डाउट। अब देखो 2 पाई कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, मींस टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम इसको हीट करते हैं, हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, डेल्टा थीटा। ठीक है, डेल्टा थीटा हमने किया, तो क्या होगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये पेंडुलम क्या करेगा, अपनी लेंथ को इंक्रीज करेगा। पहले L थी तो अब चेंज हो जाएगी, बढ़ गई लेंथ। अब क्या होगी, L प्लस डेल्टा L हो गई, लेंथ क्या होगी, L प्लस डेल्टा L। लेकिन हमको पता है थर्मल एक्सपांशन के थ्रू कि जो डेल्टा L है वो होता है L अल्फा डेल्टा थीटा। अच्छा देखो, T यूज नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमने यहाँ पर T ऑलरेडी टाइम के लिए दिया है, तो हम थीटा ले रहे हैं यहाँ पर। थीटा इज द डिफरेंस। ठीक है, याद रखना बेटा, कई बुक में आपको देखने मिल सकता। तो हमें जो टोटल लेंथ होगी इसकी, फाइनल लेंथ, जिसे हम L डैश कहेंगे, तो L डैश क्या होगी, L प्लस डेल्टा L, L प्लस L अल्फा डेल्टा थीटा। L कॉमन आ गया और ये हो गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। यानी यहां पर जो T डैश हमें मिलेगा वो होगा 2 पाई अंडर रूट L डैश डिवाइडेड बाय G, और ये फिर हमको मिलेगा यहां से कि जो हमारा T डैश है, it is directly proportional to L dash, therefore it is directly proportional to L in bracket 1 plus alpha delta theta के। कोई डाउट। चल ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, हमको टाइम गेन और लॉस फाइंड करना होता है। ठीक है, T डैश डिवाइडेड बाय T, दोनों को डिवाइड करते हैं हम, तो हमें यहाँ पे मिलेगा, देखो L कैंसिल हो जाएगा और अंदर क्या मिलेगा, सिंपल। तो पूरा ले लो, टेंशन मत लो। L 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय L, ये L कैंसिल हो गया और हमें T डैश डिवाइडेड बाय T मिलेगा स्क्वायर रूट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। कोई डाउट। अच्छा, इसी को मैं क्या करता हूं, पावर के फॉर्म में लिखता हूं, T डैश डिवाइडेड बाय T इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू द पावर 1 बाय 2, टू द पावर 1 बाय 2। अच्छा देखो, एक चीज को यहाँ पे थोड़ा सा याद रखो, मेमोराइज करो एक चीज को, कि अगर हमारे पास कोई फैक्टर 1 के प्लस में ये छोटा होता है, कोई फैक्टर छोटा होता है, तो उस पावर को उस फैक्टर के डिवाइड में मल्टीप्लाई में लाया जाता है। जो भी ऊपर का जो भी फैक्टर है, जैसे कि अगर मेरे पास कोई फैक्टर है 1 प्लस C टू दी पावर A,
और अगर C स्मॉल है, C इज स्मॉल है, ये रूल को थोड़ा सा याद रख लो, C इज स्मॉल है, तो क्या होता है, क्योंकि आगे वाला टर्म जो C की पावर स्क्वायर C की पावर आएगी वो तो छोटा होगा ना, और छोटा होगा, तो क्या करते हैं हम, जो ऊपर वाली पावर है वो मल्टीप्लाई में ला लेते हैं, 1 प्लस C बाय A हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इतना याद रख लो बस। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास A प्लस बी होल स्क्वायर, तो आंसर क्या होता है बेटा, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। लेकिन B पहले ही छोटा है, उसका स्क्वायर क्या होगा, और छोटा होगा, स्क्वायर क्या होगा, और छोटा होगा, इसलिए इसको निग्लेक्ट कर देते हैं और हमारे पास ये बच जाता है। यानी जो भी फैक्टर है वो कहां पे आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहां पे एज अल्फा इज वेरी स्मॉल, देखिए ना, हमने 10 की पावर -5 में होता है हमेशा, तो हमें मिलेगा T डैश डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा बाय 2 डेल्टा थीटा। यानी हमें T डैश मिलेगा T प्लस T बाय 2 अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, ये हमको मिलेगा। लेकिन हमें जो पूछता है वो पूछता है गेन और लॉस, गेन और लॉस, ये तो फाइनल टेम्परेचर हो गया। हमें पूछता है गेन और लॉस ऑफ टाइम पीरियड, गेन और लॉस ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में गेन कितना हुआ, टाइम पीरियड में लॉस कितना हुआ पूछता है। तो देखो बेटा, टाइम गेन और लॉस, टाइम गेन और लॉस, यहां पर समझो, बाय सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में कितना गेन करेगा कितना लॉस करेगा, तो वो क्या होगा, वो होता है T डैश माइनस टी। सिंपल है, T डैश माइनस टी। अच्छा, T डैश कितना है बेटा, T डैश है T प्लस T बाय 2 अल्फा डेल्टा थीटा, और ये माइनस टी हो गया, T गेट कैंसल, तो हमको क्या मिला, T बाय 2 अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, हमको क्या मिला, ये होगा टाइम गेन। और अगर निगेटिव में आता है तो टाइम लॉस। टाइम गेन कब होगा, जब डेल्टा टी की वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो क्या हुआ, टाइम गेन हुआ। ठीक है, डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, टाइम लॉस हुआ, टाइम पीरियड का क्या हुआ, लॉस हुआ। कोई डाउट है, क्लियर। तो देखो बेटा, अभी हम इसके न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, अ यूनिफॉर्म मेटल रॉड इज यूज्ड एज अ बार पेंडुलम। एक हमारे पास यूनिफॉर्म मेटल रॉड है और उसको हम बार पेंडुलम की तरह करें। इफ द रूम टेम्परेचर राइजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर राइजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस मीन्स हमें डेल्टा थीटा की वैल्यू दी गई है 10 डिग्री सेल्सियस। द वैल्यू ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस and the coefficient of linear expansion of the metal rod, coefficient of linear expansion is 2 into 10 to the power minus 6, ठीक है, per degree Celsius in Celsius inverse. The period of simple pendulum, the period of pendulum will have percentage increase, percentage increase, पीरियड ऑफ पेंडुलम परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है हमें। ठीक है, परसेंटेज चेंज और परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, हमको फाइंड करना है। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या है बेटा, कि हमें T डैश माइनस टी डिवाइडेड बाय T इंटू 100 करना। ठीक है, T डैश माइनस टी डिवाइडेड बाय T, क्योंकि ये फ्रैक्शन आ जाएगा और परसेंटेज मतलब हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हमने देखे T डैश माइनस टी कितना आता है बेटा, अरे बोलो, T बाय 2 अल्फा डेल्टा थीटा, उसको डिवाइड करेंगे हम T से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। परसेंटेज फाइंड करना है हमें, फ्रैक्शन है तो हमें चेंज इन फ्रैक्शन, तो ये चेंज आ गया, फ्रैक्शन ओरिजिनल से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, T गेट कैंसल,
तो हमें मिला 1/2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 और चेंज इन टेम्परेचर 10 और ये आ गया 100। ये 2 गेट कैंसिल, 10⁻⁻6 और ये 100 और 10⁻3 तो आंसर होगा 10⁻3% चेंज होगा। ठीक है बेटा, समझ आ रही बात? कोई भी डाउट होता है तो कमेंट प्लीज। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम के ऊपर और आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा क्योंकि मैं एडिट किया, मुझे नजर नहीं आ रहा इसलिए मैं मोबाइल में देख रहा हूं। तो यहाँ पे कह रहा है पेंडुलम क्लॉक कीप करेक्ट टाइम एट 0 डिग्री सेल्सियस इट मीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज अल्फा। तो इसका लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन हमें दिया अल्फा। द लॉस इन सेकेंड्स पर डे बाय द क्लॉक if the time temperature rise by t डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर राइज यानी डेल्टा थीटा t डिग्री सेल्सियस। और क्या कह रहा है कि लॉस टाइम लॉस बाय द क्लॉक, टाइम लॉस बाय द क्लॉक हमें फाइंड करना है पर डे एक दिन के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 24 इंटू 60 ठीक है। और ये हो जाएगा तकरीबन हमारे पास 86,400 सेकेंड्स। ठीक है, 1 डे था, टाइम कितना था 1 डे, पर डे था ना, तो 1 डे का हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हमें किया कि टाइम लॉस बाय द क्लॉक हमें फाइंड करना है, टाइम लॉस बाय द क्लॉक इन 1 डे, एक दिन में कितना टाइम लॉस करेंगे। लेकिन हमने क्या देखा बेटा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है टाइम क्या होता है, टाइम गेन होता है। लेकिन गेन किसका होता है, पेंडुलम का गेन होता है। टाइम गेन बाय द पेंडुलम का टाइम गेन होता है। जैसे कि समझते बात को कि अगर मेरे पास एक पेंडुलम है, एक बार है, सिंपल पेंडुलम है ये, और ये जो है सपोज करो जाकर आने के बाद, ये जब जाकर आता है तो इसको जाकर आने के लिए 2 सेकंड का टाइम लगता है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कितना है, 2 सेकंड है। और जब ये 2 सेकंड जाकर आता है तो क्लॉक भी 2 सेकंड से आगे मूव होती है। ठीक है, घड़ी का जो टाइम वो भी 2 सेकंड आगे बढ़ेगा। अब मेरे पास एक दूसरा पेंडुलम है, लेंथ उसकी थोड़ी इंक्रीज हो गई टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर से लेंथ इंक्रीज हो गई तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होने से टाइम पीरियड भी इंक्रीज हुआ। और सपोज करो कि टी डैश 3 सेकेंड हो गया, टी डैश 3 सेकेंड हो गया, यानी कि अब घड़ी के 2 सेकेंड को आगे जाने के लिए, क्लॉक के 2 सेकेंड को आगे जाने के लिए एक्चुअल कितने सेकेंड लग रहे हैं, 3 सेकेंड लग रहे हैं। मींस एक्चुअल 3 सेकेंड आगे जानी चाहिए थी क्लॉक, लेकिन कितने सेकेंड आगे जा रही है, 2 सेकेंड आगे जा रही है। यानी 1 सेकेंड का क्या, 1 सेकेंड का हो रहा है लॉस, 1 सेकेंड का हो रहा है लॉस। और यही लॉस हमें फाइंड करना है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम गेन होगा, टाइम पीरियड ऑफ टाइम ऑफ क्लॉक लूज होगा। और ये टाइम लूज कितना होगा, जितना हमारे पेंडुलम का है। पेंडुलम का पीरियड टी डैश माइनस टी, यानी 1 सेकेंड यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो यही लॉस कहां पे गेन हो रहा है। और वही क्लॉक के लिए क्या होगा, लॉस होगा। जो पीरियड पेंडुलम के लिए गेन होगा वो क्लॉक के लिए लॉस होगा। और हमें फाइंड करना है टी डैश माइनस टी, ये होता है 1/t/2 होता है। ठीक है, कोई मसला नहीं, t/2 अल्फा डेल्टा थीटा। देखो ये t/2 को ये 1/2 मैंने रखा, अल्फा की वैल्यू अल्फा ही है, डेल्टा थीटा की वैल्यू t डिग्री सेल्सियस, और ये कैपिटल टी की वैल्यू कितनी आई 86400। 2 से डिवाइड करते हैं अगर हम तो मिलेगा 43200 अल्फा टी। इतना हमारा क्या होगा, टाइम लॉस बाय द क्लॉक पर डे होगा। एक दिन में इतना वो लॉस करेगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट? चलो बेटा, चौथा एप्लीकेशन है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होता है।
तो कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कोई मटेरियल है जिसकी डेंसिटी है रो, मास है m, ठीक है, वॉल्यूम है v, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन है गामा। अब हम कंसिडर करते हैं कि गामा जो है वो कांस्टेंट है। इसको टेम्परेचर देने के बाद इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी हो जाएगी, हम कंसिडर करते हैं कि रो डैश, मास तो चेंज नहीं होगा बेटा, जितना मैटर है उतना ही रहेगा, तो मास m ही रहेगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा v प्लस, वॉल्यूम हो जाएगा v प्लस डेल्टा v, और गामा हम कंसिडर कर रहे हैं अभी फिलहाल यहाँ पे कि हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन है वो भी कांस्टेंट है, इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे मिलेगा कि जो डेंसिटी है वो होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी आ गई मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, रो डैश इक्वल होगी मास डिवाइडेड बाय v प्लस डेल्टा v। बट हमें पता है कि जो डेल्टा v होता है वो होता है, क्या होता है बेटा, अरे बोलो, v गामा डेल्टा t। थर्मो एक्सपांशन में हमने स्टडी की कि जो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, v गामा डेल्टा t, ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यानी यहाँ पे ये हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम प्लस डेल्टा v की जगह v प्लस गामा v इंटू गामा डेल्टा t। देखो v कॉमन निकलेगा यहाँ पे, तो गया m डिवाइडेड बाय v 1 प्लस गामा डेल्टा t। ये रो डैश की वैल्यू आ गई, चेंज जो होगा हमारा, ठीक है। अभी देखो बेटा, हम क्या करते हैं, रो डैश को रो से डिवाइड करते हैं, तो रो डैश की वैल्यू कितनी है, m डिवाइडेड बाय v 1 प्लस गामा डेल्टा t है, और रो की वैल्यू कितनी है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। अच्छा देखो, ये दोनों कट गए, मास से मास कटा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, तो हमारे पास बचा रो डैश डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा t। यानी कि पावर के फॉर्म में मैं इसे लिख सकता हूं, और ये 1 प्लस गामा डेल्टा t टू दी पावर -1। और हमें पता है कि एज गामा इज वेरी स्मॉल, गामा छोटा होता है, 10 टू द पावर -5 के अंदर वैल्यू होती है, तो हमें क्या मिलेगा, रो डैश डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू 1 माइनस गामा डेल्टा t। ये होगा हमारा फ्रैक्शन, ठीक है बेटा, कोई डाउट। तो यह हमें चेंज अगर निकालना है, हमें जो फाइनल अगर निकालना है, तो वो क्या होगी, रो डैश इज इक्वल टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा t। ये हमारी फाइनल डेंसिटी होगी, अच्छा मुझे बताओ, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। मास तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज होने से डेंसिटी डिक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होने से डेंसिटी डिक्रीज होगी। कोई डाउट है बेटा? चलो इसके हम न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन देखते बेटा, ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और इधर है द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ ग्लाइसरीन इज, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन फॉर ग्लाइसरीन इज, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, 49 into 10 to the power -5 Kelvin inverse, ये गामा है। What is the fractional change in density for a 30 डिग्री सेल्सियस? तो टेम्परेचर राइज दे रहा है यहाँ पे 30 डिग्री। चलो बेटा, अभी हमें देखना है इफेक्ट ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। तो एक क्वेश्चन के थ्रू इसको देखते हैं। बोर्ड के ऊपर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा।
the moment of inertia of a rod about its perpendicular bisector is I. When the temperature of the rod is increased by delta T, the increase in the moment of inertia of the rod about the same axis is. Here alpha is the coefficient of linear expansion of the rod. अल्फा जो है linear expansion of the rod है, coefficient of linear expansion of the rod है. तो हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड जो है वो इक्वल होता है ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12. और हमसे जो फाइंड करने के लिए कहा गया है वो है I डैश माइनस I. जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या चेंज होगा? ऑप्शन आपके पास B1 है. तो देखो, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो लेंथ इंक्रीज होगी. यहां पर I के अंदर लेंथ है और ये लेंथ इंक्रीज होगी. तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे डेल्टा T से तो हमें क्या मिलेगा? तो I का हो जाएगा I डैश और ये हो जाएगा ml स्क्वायर ml प्लस डेल्टा L होल स्क्वायर. ml m जो है एज इट इज रहा, L की जगह होगा L प्लस डेल्टा L होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12. अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसी को हम सॉल्व करते हैं I डैश को. तो देखो बेटा, I डैश क्या होगा? I डैश इज इक्वल टू m. हमें फॉर्मूला पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो क्या होता है L स्क्वायर प्लस 2ab 2L डेल्टा L प्लस बी स्क्वायर डेल्टा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. अच्छा देखो, ये डेल्टा L स्क्वायर बहुत छोटा होगा क्योंकि डेल्टा L की जब बात करते हैं L ही बहुत छोटा होता है, तो डेल्टा L स्क्वायर भी क्या होगा? छोटा होगा. डेल्टा स्क्वायर इज निग्लेक्टेड, इसलिए हम इसे निग्लेक्ट कर देंगे. तो I डैश हमें मिलेगा m L स्क्वायर प्लस 2L डेल्टा L डिवाइडेड बाय 12. मल्टीप्लाई करते हैं m से, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 से हम प्लस m 2L बाय 12 और ये डेल्टा है. ठीक है, कोई डाउट? अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे ज्यादा टेंशन लेने का नहीं. हमें डेल्टा एल पता है, ये डेल्टा एल. डेल्टा एल क्या होता है? डेल्टा एल होता है एल अल्फा डेल्टा टी. डेल्टा एल क्या होता है? एल अल्फा डेल्टा टी. तो हो गया ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m इंटू 2L डिवाइडेड बाय 12 इंटू डेल्टा एल की वैल्यू एल अल्फा डेल्टा टी. ठीक है, अभी क्या होगा बेटा? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, L इंटू एल एल स्क्वायर, L इंटू एल स्क्वायर हो जाएगी. तो हम यहाँ पे लिखते हैं m L स्क्वायर बाय 12 प्लस 2 को सामने लिख दिया मैं ml स्क्वायर बाय 12 और क्या बचा बेटा? अल्फा डेल्टा टी. अल्फा डेल्टा टी. देखो सिंपल से हो गया है. ये किसकी वैल्यू है? I डैश. ये किसकी वैल्यू है? I डैश की वैल्यू. अभी हमें क्या फाइंड करना है? तो हमें चेंज फाइंड करना है, I डैश माइनस I. तो I डैश की वैल्यू ml स्क्वायर बाय 12 प्लस 2 ml स्क्वायर बाय 12 अल्फा डेल्टा टी और I की वैल्यू है ml स्क्वायर बाय 12. देखो ये ml स्क्वायर बाय 12 और ml स्क्वायर बाय 12 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 2 ml स्क्वायर बाय 12 अल्फा डेल्टा टी. ये जो वैल्यू है ये किसकी है बेटा? I की वैल्यू है. तो ये होगा 2I अल्फा डेल्टा टी. ये होगा चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये होगा चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया. कोई डाउट है? क्लियर है यहाँ तक? अब हम जो मेन एप्लीकेशन थे वो हमने देख लिए. अब इसी का नेक्स्ट इसके बाद के जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो मिसलिनियस हो गए, यानी कि और कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज